दूसरी तरफ उस्मान साहब काय कबीले के खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर उरहान के साथ उनकी बातचीत होती है। उरहान भी उस्मान साहब से पूछते हैं कि दरअसल क्या सूरत हाल है, आप बताइए। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि एहसन बिके और उलूगान आपस में मिले हुए हैं, उन्होंने मिलजुल कर हम पर हमला किया है। उरहान भी जवाब देते हुए कहते हैं इसका मतलब ये है कि अमन तो सिर्फ एक दिखावा था, दरअसल ये लोग हम पर मिलकर हमला कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके साथ इत्तेहाद करें। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उरहान भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि आज इफ्तार के वक्त मेरी और एहसन बिके की मुलाकात होगी, जिसमें वो मुझे अपने इत्तेहाद में साथ मिलाने की कोशिश करेगी, जबकि तुम लोगों का हदफ ये होगा कि वो आर्मी यानी कि वो फ़ौज जो वो अपने साथ लाएगी उसका बंदोबस्त किया जाए। और हाँ, ये बात मैं बता दूं कि वो फ़ौज कोई आम फ़ौज नहीं होगी जैसे कि आम मंगोल लुटेरे होते हैं। ये अच्छी खासी ज़बरदस्त फ़ौज होगी जिसको तुम लोग बहुत ही महारत के साथ कत्ल करोगे। ये काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करना होगा क्योंकि हमें आंख के बदले आंख लेनी है। जिस तरीके से हमारे कबीले पर हमला किया गया है उसके बदले में आज मैं उनको भारी नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन उस्मान साहब साथ ही साथ इन लोगों को मुतनब्बा करते हैं कि अगर तुम लोगों ने किसी भी किस्म की गफलत की तो तुम लोग उन्हें कत्ल नहीं कर पाओगे, जबकि खुद शहादत के बुलंद रुतबों पर फायज हो जाओगे। और फिर उरहान भी जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम हक के रस्ते पर चलते चलते शहादत का जाम नोश कर लें। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि बहुत खूब, क्योंकि हम लोगों की मंजिल शहादत ही है तो हमें किसी भी किस्म की हिचकिचाहट की ज़रूरत ही नहीं। और उसके बाद अगले मंसूबे के बारे में बातचीत होने लगती है। उस्मान साहब उनको बताते हैं कि किस तरीके से वो मंगोलों के नौकरों के लिबास के अंदर उन मंगोल फ़ौजियों के साथ मिलेंगे और फिर वक्त आने पर वो उन फ़ौजियों को आपस में लड़वाएंगे, जिसमें ख़ास करके एहसन बिके को ये पैगाम मिले कि दरअसल एहसन बिके के तमाम तर फौजियों के ऊपर हमला करने वाला उलूगान खान और उसके फौजी हैं, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ेंगे यानी कि एक दूसरे का खून बहाएंगे और मैं देखूंगा कि एहसन बिके जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है क्या वो ऐसा कर पाएगी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ ख़वातीन के खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम तर ख़वातीन इफ्तारी की तैयारी कर रही होती हैं। मरियम वहीं पर मौजूद बाला खातून से पूछने लगती हैं कि आज जो खातून हमारे हाथ से निकली है यानी कि सोफिया, आपको लगता है कि वो आपकी बेटी के बारे में जितनी भी मालूमात दे रही है वो सब दुरुस्त है? ऐसा भी तो मुमकिन है कि वो आपको ये तकलीफ पहुंचाने के लिए कि आपने अपनी बेटी को खो दिया है आपके साथ खेल रही है। बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं दरअसल ये बात नहीं है। और फिर उसके बाद बाला खातून हलीमा को यानी मरियम को वो तावीज़ दिखाती हैं जो बचपन में बाला खातून ने हलीमा को बांधा होता है और वो कहती है कि इस तावीज़ के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मैंने अपने हाथ से लिखा था, लिहाजा ये तावीज़ इस बात का सबूत है कि वाकई मेरी बेटी सोफिया के हाथ ज़रूर लगी है और उसी के पास है। जबकि इसी बात को समझाने के लिए होलोफिरा भी मरियम के पास आ जाती है और कहती है कि देखो अभी मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल बहुत सी बातों की गवाही देता है कि मेरे आने वाली औलाद आखिर किस किस्म की होगी और वो किस किस्म के एहसासात रखेगी। यानी कि एक माँ को ये बात मालूम हो जाती है कि उसकी औलाद किस हाल में है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान फातिमा अपनी बात करने लगती है कि मुझे तो आज बहुत ही अजीबो गरीब से ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि हम उसकी इफ्तारी कर रहे हैं जिस औरत की और उसके घर वालों की मुझ पे नज़र ख़राब है। और फिर बाला खातून उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं यानी कि तुम्हारी वालदा और तुम्हारे वालिद इस पूरी सूरत हाल को बहुत अच्छे से देख लेंगे। लेकिन फिर भी फातिमा डरते हुए कहती है कि वो लोग हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, हमारे पास बेहतरीन मौका है कि आज अभी इसी वक्त इनके खाने में जहर डालकर यहाँ पर मौजूद इन तमाम तर काफिरों को कत्ल कर दिया जाए। और फिर बाला खातून फातिमा को डांटते हुए कहती हैं कि आखिर ये तुमने किस किस्म की बात की है, मतलब कि खाने के अंदर जहर डालकर किसी को भी मारना आसान है, लेकिन हमने इंसाफ करना होता है और इंसाफ होता है मैदान जंग में, जब दुश्मन आपकी आंखों के सामने हो, आपके हाथ में तलवार हो और आप उसको मजबूर करो कि वो अपने घुटनों पर बैठकर अपनी मौत का मुंतज़िर हो ताकि उसके साथ बाकायदा तौर पर अपनी तलवार से इंसाफ किया जा सके। ये तो कायरों का काम है। अगर कायरों की तरह हम जहर मिलाकर उनको मारना शुरू कर दें तो हम भी उनमें से एक हो जाएंगे। और यही फ़र्क है उनमें और हम में कि हमारी तलवार इंसाफ के लिए उठती है और काफिरों की चालें सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए होती हैं, उसका इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा अपने जहन में ये बात डाल लो कि हम में और उनमें यही फ़र्क है कि हम इंसाफ से चलना पसंद करते हैं और वो लोग अपने चालों के ज़रिए।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोफिया आखिरकार किले के अंदर दाखिल हो चुकी है, जबकि किले के बाहर से गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे अपने साथियों के साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। गोंचा खातून अलाउद्दीन बे से कहती हैं कि बिल आखिर सांप अपने बिल में जा छुपा, और फिर अलाउद्दीन बे कहते हैं कि मैं इस सांप का ताक़ुब भी करूंगा और अपनी बहन के बारे में भी जानूंगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि एक शख्स आकर अलाउद्दीन बे को बताता है कि आखिरकार किले में दाखिल होने वाला तिजारती काफिला करीब आ पहुंचा है। ये सुनते ही अलाउद्दीन बे उस काफिले के पास जा पहुंचते हैं। उस काफिले के चंद मुहाफिज मौजूद होते हैं। वो अलाउद्दीन बे को देखते साथ ही पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इन तमाम तर सरहदी इलाकों का मालिक और उस्मान साहब का बेटा हूँ। ये सुनते ही वो बाज़ंतीनी सिपाही जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो और अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बहुत जल्द तुम मेरी तलवार से मर जाओगे। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि इतनी बड़ी धमकी सुनकर मैं वैसे ही डर गया हूँ, तो आओ ज़रा आजमा कर देख लो। फिर अलाउद्दीन बे वहां पर छुपे अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं तो वो तीर से वहां पर मौजूद तमाम तर बाज़ंतीनियों पर हमला कर देते हैं। वो तीर उन बाज़ंतीनियों को जा लगते हैं, जिसकी वजह से वो सिपाही भी मर जाता है। फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही जिंदा बच जाता है। अलाउद्दीन बे उसको कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा क्या इरादा है, और फिर वो बाज़ंतीनी सिपाही कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अलाउद्दीन बे कहते हैं कि जल्दी आओ, मेरे पास वक्त नहीं। और फिर वो घोड़ा दौड़ाते हुए जैसे ही अलाउद्दीन बे के पास आता है, अलाउद्दीन बे पहले तो उसको घोड़े से गिराते हैं और फिर बहुत ही ज़बरदस्त वार के साथ उसे कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन बे आखिरकार किले की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं यहाँ दाखिल हो जाऊँ। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। एहसन बिके और सरगुन के दरमियान बातचीत जारी होती है। एहसन बिके सरगुन से कहती है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजी यहाँ पर दाखिल होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उनकी नुमाइंदगी करो और उनकी रहनुमाई करते हुए उनको यहाँ तक लेकर आओ। सरगुन जवाब देते हुए कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, मैं अभी से निकल जाता हूँ और पहाड़ों की उस तरफ से आपके पास आपके तमाम तर फौजी बाहिफाजत लेकर आता हूँ। जिस पर एहसन बिके उसको दुआएं देती है और फिर सरगुन आगे की तरफ बढ़ जाता है। सरगुन के आगे की तरफ बढ़ते ही जुल्ज़ायान को बुलाकर एहसन बिके कहती है कि क्या तुमने उस्मान साहब और उनके तमाम तर घर वालों के लिए तोहफ़ों का इंतज़ाम कर दिया। वो जवाब देते हुए कहती है कि कुछ ही देर में तोहफ़ों से भरी गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये बातचीत जारी होती है कि इल्बाए भी पीछे मौजूद होता है। इल्बाए एहसन बिके से कहता है कि आप तो उसके लिए तोहफ़ों की बात कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप वहाँ पर इफ्तारी पर जाएंगी तो क्या आपको जहर नहीं दिया जा सकता? मुमकिन है कि आपके खाने में जहर डाल दिया जाए। और फिर एहसन बिके जवाब देते हुए इल्बाए को कहती है कि ये बात अपने जहन में रखो कि वहाँ पर इफ्तारी के लिए मैं जा रही हूँ, यानी कि एहसन बिके, तुम नहीं जिसका नाम इल्बाए है। यानी कि मुमकिन है कि उस्मान तुम्हारे साथ इस किस्म की हरकत करे क्योंकि तुमने इस किस्म की हरकतें उस्मान साहब के साथ की हैं, लेकिन मेरे साथ उस्मान ऐसा नहीं करेगा। फिर बेगम खातून जवाब देते हुए कहती है आपको बुरा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इल्बाए जो कुछ भी कह रहा है वो आप ही के लिए कह रहा है कि आपको अपनी हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि उस्मान से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और फिर एहसन बिके जवाब देते हुए कहती है कि मुझे किससे राय लेनी है और किससे नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि दरअसल तुम लोगों को क्या बात दुख रही है। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने काम से काम रखो। और फिर वो जुल्ज़ायान को कहती है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, लिहाजा घोड़ों को पास लेकर आओ।